हाँ, खैरियत है। इसे बुलाओ, हमने इससे बात करनी है। इन्हें बैठक में बिठाकर थोड़ी देर बाद जब वो लौटे तो शांजा इनके हमरा थी। देखो बेटा, हम तुमसे जो कुछ पूछें वो सच सच बताना। क्या छुट्टी से कुछ देर पहले अदन तुम्हारे साथ कॉलेज से बाहर गई थी? जी अंकल, वो मेरे साथ ही थी। दरअसल मुझे कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी बाज़ार से, इसलिए मैं इसको साथ लेकर गई थी। मगर शॉपिंग के बाद जब मैं बाहर आई तो एक बैग दुकान में भी भूल आई। मैं इसे लेकर जब वापस आई तो अदन वहाँ पर नहीं थी। मैंने इसे काफ़ी ढूंढा मगर वो नहीं मिली। मैं समझी शायद वो वापस चली गई है, लेकिन वो कॉलेज में नहीं थी। इसने सारी सच्चाई मनोवन बयान कर दी। वो अब तक घर नहीं पहुंची क्या? आई एम सो सॉरी आप लोगों को डिस्टर्ब किया। अभी अभी इसका मैसेज आया कि वो वहीं से खाला के घर चली गई थी। वो दोपहर से आई नहीं, इसलिए हम परेशान हो गए थे। अब्दुल्ला ने फ़ौरन कहानी बनाई। नवाब आलम ने आंखें मीच लीं। चलो अब्दुल्ला, वो उठ खड़े हुए। इसने भी फ़ौरन की पैरवी की। भाई, अभी वो दरवाजे में ही थे कि शानजा ने पीछे से आवाज़ दी। जी, मुझे नहीं पता अदन ने आप लोगों को बताया या नहीं, मगर मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्या? पिछले 2 माह से एक गाड़ी हमारी वैन का पीछा कर रही है। पहले पहल तो हमने इतना नोट नहीं किया, मगर जब वो मुसलसल पीछा करती रही तो हमें परेशानी हुई। सुबह टाइम और छुट्टी के वक्त वो बराबर हमारा पीछा करता था। लेकिन पिछला 1 हफ्ता अदन कॉलेज नहीं आई तो वो गाड़ी भी हमारे पीछे नहीं आई। अब कहना क्या चाहती हैं? अब्दुल्ला के माथे की रग उभरी। प्लीज़ आप तहम्मुल से मेरी बात सुने, इसमें आप ही का फ़ायदा है। आज जब मैं और अदन बाज़ार जा रही थी तब भी वो गाड़ी हमारा पीछा कर रही थी, मगर मार्केट में दाखिल होने के बाद वो कहीं नज़र नहीं आई। नंबर देखा था आपने? क्या नंबर था इसका? इसने बेचैनी से पूछा। नहीं, नंबर का तो नहीं पता। हाँ, मगर वो ग्रे कलर की करोला है, बस इतना पता है। और इस शख्स के चेहरे पर भी मास्क होता था। हमने कभी इसकी शक्ल नहीं देखी। शानजा की बातें सुनकर इससे अपने कदमों पर खड़ा रहना मुश्किल हो गया था। वो आहिस्ता आहिस्ता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अम्मा इनके इंतज़ार में दरवाजे में ही खड़ी थी, मगर नवाब आलम के झुके हुए कंधे देखकर इनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। अम्मा, कभी आपको अदन ने किसी गाड़ी के मुताल्लिक़ बताया जो इनकी वैन का पीछा करती थी? अब्दुल्ला की बात पर अम्मा का दिल दहल गया। कौन सी गाड़ी, कौन पीछा कर रहा था? अब्दुल्ला ने सारी बात माँ के गोश गुजार कर दी। अम्मा ने सुनते ही कलेजा थाम लिया। हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं, कौन कर सकता है ऐसा? हाय, किसकी नज़र लग गई है मेरे हंसते बसते घर को? रात आहिस्ता आहिस्ता बीत रही थी। आज रात की स्याही इनके चेहरों पे क्या कालक मलने वाली थी, वो सब इससे बाखबर थे। इसे यहाँ महसूर हुए कितने दिन हो गए थे। वो हिसाब रखना भी चाहती तो नहीं रख सकती थी। अगवा होने से लेकर अब तक इसको बेहोशी के इंजेक्शन दिए जा रहे थे। वो जब भी होश में आती चीखने चिल्लाने लगती। नतीजतन एक और इंजेक्शन इसके बाजू में लगा दिया जाता। अब की बार जब वो होश में आई तो साकत निगाहों से छत को घूरे जा रही थी, इस बात से बेखबर कि कोई इसके अनमोल वजूद को कौड़ियों के भाव बेच चुका है। अम्मी, इसकी लबों से सिसकी बरामद हुई। एक आंसू आंख से निकलकर तकिए में जज्ब हो गया। वो बमुश्किल सहारा लेकर उठी और कमरे की वाहद खिड़की के पास आई जिसके अंदरूनी साइड पर मजबूत ग्रिल लगी थी। जहांगीर, मैं तुम्हें कभी मुआफ़ नहीं करूंगी। मेरी बद्दुआ है तुम सारी ज़िंदगी सुकून के लिए तरसो, तुम्हें एक पल भी चैन नसीब ना हो। इबरतनाक इंजाम हो तुम्हारा। आखिर किस चीज़ का बदला लिया है तुमने मुझसे? अब तक तो सारे गांव को खबर हो चुकी होगी। बाबा तो जीते जी ही मर जाएंगे। इस उम्र में कौन सा दुख मिल गया इन्हें मेरी वजह से? वो ग्रिल के साथ सर टकाकर रोने लगी। इतनी देर में दरवाज़ा खुला और एक लड़की खाने की ट्रे उठाए अंदर चली है। वो इतने दिनों से भूखी थी, अब खाना देकर इसमें इनकार करने की सक्कत ना रही। वो लड़की खाना रखकर वापस चली गई। दूसरी बार दरवाज़ा खुला। अब वो लड़की खाने वाले बर्तन वापस ले जा रही थी। दरवाज़ा खुलने पर इसको बाहर से ढोल की मौसीकी और घुंघरुओं की मिली जुली आवाज़ें सुनाई दी। खतरे की घंटियाँ इसके चारों तरफ बजने लगी। मारे खौफ के वो फ़ौरन अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। सुनो, ये कौन सी जगह है? प्लीज़ मुझे बताओ, मैं कहाँ हूँ इस वक्त? तुम्हें तो पता है ना? वो भागकर इस लड़की के सामने आई। इससे क्या पूछती हो? मुझसे पूछो, मैं बताती हूँ कहाँ हो तुम यहाँ खड़ी मुंह उठाए क्या देख रही हो? चली जाओ यहाँ से। नहायत ही नामुनासिब लिबास में एक औरत कमरे में दाखिल हुई। लड़की खाने के बर्तन लेकर फ़ौरन वापस चली गई। जहाँ तुम इस वक्त मौजूद हो इस शहर का रेड लाइट एरिया है। इसने अदन के सर पे बम फोड़ा। कुछ पल के लिए कायनात की हर शय थम गई। इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बकवास कर रही हो तुम झूठ बोल रही हो। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। सातों आसमान एक ही मर्तबा इसके सर पे टूट पड़े। ऐसा हो चुका है डार्लिंग। अब तुम अपनी तैयारी पकड़ो, बहुत जल्द मैं तुम्हारा बंदोबस्त कर दूंगी। दरवाज़ा फिर से मकफल हो गया।
सीढ़ियाँ चढ़ती इस औरत को अदन की कर्बनाक चीखें और दस्तक सुनाई दे रही थी। वो इस वक्त अपने तीनों दोस्तों के हमरा गाड़ी के बोनट पर बैठा कोक के घूंट भर रहा था और साथ ही वीकेंड के लिए कोई प्लान सेट कर रहा था, जब इसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल मौसूल हुई। हेलो जी, फरमाइए क्या तकलीफ़ है आपको? मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है और आइंदा मुझे फ़ोन मत करना। दूसरी जानब की पूरी बात होने से पहले इसने लाइन काट दी। अजीब मुसीबत है, हाथ धोकर पीछे पड़ गई है। बाकी तीनों इसे हैरत से देख रहे थे। इसी का फ़ोन था। अहमद ने मुस्कुराते हुए पूछा, इसके अलावा भी कोई मुसीबत हो सकती है क्या? तो एक बार चला क्यों नहीं जाता? चल ऐसा करते हैं, कल रात ही चलते हैं। वैसे भी सुना है कुछ नया है वहाँ पे। क्या? ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। मुझे तो सिर्फ इतना ही बताया था इसने। तुम लोग ही जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों, तुमने कौन सा मार का मारना है जो टाइम नहीं है? बस कल हम चारों जाएंगे, डन हो गया। नो यार प्लीज़, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। पहले तेरे पास टाइम नहीं था, अब मूड नहीं है। मसला क्या है? कल को तो हमें भी कहेगा। प्लीज़, मेरे पास टाइम नहीं है और ना ही मेरा मूड है तुम लोगों से मिलने का। शट अप, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो फिर चल ना यार, क्या बिगड़ जाएगा तेरा? अरसलान ने भी कहा। ओके, सिर्फ तुम लोगों के कहने पर जा रहा हूँ, मगर मैं ज़्यादा देर हरगिज़ नहीं बैठूँगा। और इसे भी अच्छी तरह से समझा देना, आइंदा मुझे हरगिज़ फ़ोन ना करे। ये हुई ना बात। अहमद सबसे ज़्यादा खुश था। इसे ख़ास तौर पर इसको साथ लाने का हुक्म मिला था। अब्दुल्ला ये मामला पुलिस में ले जाना नहीं चाहता था, इसलिए इसने ज़ाती तौर पर अपने दोस्त एसपी दानियाल से बात की। इस लड़की के बयान से एक बात तो वाज़ेह है, वो गाड़ी अदन ही का पीछा करती थी। अगर वो इस रोज़ मार्केट से ही किडनैप हुई है तो इसके लोगों को ज़रूर मालूम होगा। अगर फिर भी किसी को ना पता हुआ तो वैन का ड्राइवर तो है ना। ये कैसे हो सकता है कि 2 माह से सुबह शाम पीछा करती गाड़ी को उसने नोट ना किया हो? किसी ने तो नंबर देखा होगा ना गाड़ी का। अब तुम ये मामला मुझ पर छोड़ दो, मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द मुजरिम तक पहुंच जाऊंगा। इसने अब्दुल्ला को तसल्ली दी। वो खुफिया तौर पर अदन को तलाश करने की मुहिम शुरू कर चुका था। इस घर में मौत का सा सन्नाटा था। कोई पता भी करता तो इसकी आवाज़ आती। चौधरियों की बेटी 1 हफ्ते से घर से गायब है। जो भी सुनता उंगलियां दांतों में दबा लेता। बाबा को तो चुप लग गई थी। अम्मा की आंखें खुश्क ना होती थी। हैदर और अब्दुल्ला ने हर वो जगह छान मारी जहां अदन के होने का जर्रा बराबर भी इम्कान था। गांव में बात आखिर फैली कैसे? मैं तो अलीमुद्दीन के घर वालों को भी मुतमईन कर आया था। अदन खाला के घर है, फिर कैसे फैल सकती है ये बात? आखिर किसने ये हरकत की? हमने तो किसी को भिनक भी नहीं पड़ने दी। फिर किसे इल्म था कि अदन घर में नहीं है? कौन है हमारा दुश्मन जो अंदर ही अंदर जड़ें खोखली कर रहा है? अब्दुल्ला सख्त परेशानी के आलम में इधर उधर टहल रहा था। बाबा सारा दिन कमरे में लेटे छत की तरफ देखते रहते। अम्मा ने घर से निकलना ही छोड़ दिया। वो औरतें जो सलाम किए बगैर दरवाजे से नहीं गुजरती थी, वो भी अब अम्मा को तंजिया नज़रों से देखती सरगोशियाँ करती गुजर जाती। अब भी वो सुबह सुबह बाड़े में मौजूद मुर्गियों को दाना डाल रही थी, जब साथ वाले बाड़े में काम करती कुछ औरतों की आवाज़ें इनके कानों में पड़ी। तौबा तौबा, 1 हफ्ते से बेटी गायब है, अल्लाह जाने किसके साथ भाग गई है। ज़रा भी हया न आई। बूढ़े माँ बाप की इज्जत का ही ख्याल कर लिया होता। मैं तो शुरू से ही लड़कियों को पढ़ाने के ख़िलाफ़ हूँ। मैंने तो चौधराइन से दबे लफ्ज़ों में कहा भी था, पर आगे से कहती मुझे अपनी बेटी पर एतबार है। बंदा पूछे कहाँ गया वो एतबार? लो भला लड़कियों को कौन पढ़ाता है? मगर चौधराइन का दिमाग तो वैसे ही 7वें आसमान पर था। कहती थी 16 जमातें करवानी है बेटी को, अब करवा ले 16 की बजाय 20 जमातें। ए बहन, शक्ल से तो बड़ी शरीफ लगती थी, क्या पता था अंदर से ऐसी निकलेगी। तौबा तौबा, अल्लाह ऐसी बेहया औलाद दुश्मन को भी ना दे। अम्मा के हाथों से दानों वाला बर्तन छूट गया। कैसी हो चौधराइन, कुछ पता चला बेटी का? कहाँ चली गई आखिर? एक औरत की इनकी जानब नज़र उठी तो वो मुस्कुराते हुए तंजिया लहजे में बोली। अम्मा खामोशी से आंसू पीती अंदर चली आई। या अल्लाह, ये किस आजमाइश में डाल दिया? ऐसा कौन सा सख्त गुनाह हो गया हमारे से? पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची, किस हाल में होगी। इसकी हिफाजत करना मेरे मौला। वो दुआ मांगते हुए एक बार फिर रो पड़ी। दाइम, अभी जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट आया है इस पे तुमने साइन क्यों नहीं किए? डैडी, मुझे तो अभी बिजनेस की पूरी मिस्ट्री ही समझ नहीं आई। अभी से साइन ओके, करने की मैं जस्ट दो पोजीशन माह में की नहीं हूँ मोहलत ले मैं। सकता हूँ, इससे आप ज़्यादा वो प्लीज़ किसी इसे कुछ क्लाइंट देर का के लिए इंतज़ार मुलतवी नहीं कर करते, दें, जबकि मैं मैं लूँगा चाहता हूँ साइन। ये सिर्फ ज़रूर तुम्हें मिले। करूँगा, मगर अभी नहीं। बहुत प्रॉफिट है इसमें। ज़रूर मैं ही लूँगा, बट आफ्टर 2 मंथ्स। ओके, और तुम्हारा अपार्टमेंट फ्री है ना आजकल? किसी को दिया तो नहीं हुआ? नहीं, फ्री है। खैरियत? हाँ, इसमें कुछ चेंजिंग करवानी है। इलेक्शन की वजह से अब आए दिन गेस्ट आते रहते हैं। मैं चाहता हूँ सब कुछ घर से बाहर रहे।
ओके एज़ यू लाइक। मैं सोच रही थी अब तुम्हारी शादी कर दूँ, अब तुमने ऑफ़िस भी जॉइन कर लिया है। समिया कब से मुझसे कह रही है, मैं हर बार इसे बीच में लटका देती हूँ। बाप-बेटे की गुफ्तगू ख़त्म होने के बाद मम्मी दाइम से मुख़ातब हुईं। नो, नो, नेवर मॉम, मैंने ऑफ़िस जॉइन किया है, एस्टेब्लिश नहीं हो गया अभी। फ़िलहाल मैं शादी के झंझट में नहीं पड़ना चाहता। मुझे अपनी आज़ादी बहुत अज़ीज़ है। अगर आपकी भांजी को इतनी जल्दी है तो सारम है ना, इससे करवा दें। इसकी बात पे पानी पीते सारम को ज़ोरदार छू लगा। इससे शादी करने से बेहतर है मैं सारी उम्र कंवारा रह लूँ। सारंग की बात पर इसने बेख्तियार कहकहा लगाया। क्यों, ऐसी कौन सी बुराई देख ली है तुम लोगों ने इसमें? मम्मी, आपकी भांजी में भला कोई बुराई हो सकती है क्या? बल्कि मैं तो कहता हूँ दुनिया की सारी नेक लड़कियाँ एक तरफ और आपकी भांजी एक तरफ। इसलिए तो कह रहा हूँ सारम से करवा दें, ये तो वैसे भी आपका साबर शाकर बच्चा है। फ़िज़ूल बातें मत करो, मैंने इसे हमेशा तुम्हारे लिए सोचा है। तो अब सारम के लिए सोच लेना। 1 मिनट, 1 मिनट, कहीं सारम आपका सौतेला बेटा तो नहीं, जिसके बारे में आप कभी अच्छा नहीं सोच सकती? ले सारम बेटा, डैडी से पूछ कहाँ है तेरी मम्मी? इसने डैडी को आँख मारते हुए सारम से कहा। डैडी और सारम दोनों इसकी शरारत समझकर हंस पड़े। चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में आखिर? एक बात कान खोल कर सुन लो। इस घर में अगर कोई लड़की तुम्हारी बीवी बनकर आएगी तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नेहा है। सारा ने सख्त नज़रों से इसे देखा। ओके मम्मी, ओके, लेकिन 5 साल से पहले तो हरगिज़ नहीं। अगर ज़्यादा जल्दी है तो सारम है ना? वो फिर से सारम को छेड़ता हुआ सारा का दिल हौला गया। ओके डैडी, मैं अब चलता हूँ, अब टाइम हो रहा है। ओके। तलाल भी इसकी तरफ से मुतमईन हो गए थे। वो पूरी दिलजमी से तो नहीं मगर फिर भी थोड़ी बहुत बिज़नेस में दिलचस्पी ले रहा था। और बिज़नेस तो फ़ील्ड ही ऐसी है जो एक बार इसमें कदम रख दे वो सारी ज़िंदगी इसके चार्म से बाहर नहीं आ सकता। तलाल ये बात अच्छे से जानते थे। रात को वो औरत फिर इसके पास आई। अब तक तुम्हारा रोना बंद नहीं हुआ? भूल जाओ सब कुछ, अब यही तुम्हारी किस्मत है। नहीं, हरगिज़ भी नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारी घटिया इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं खुदकुशी कर लूँगी मगर ये काम नहीं कर सकती। तुम्हारे जैसी गिरी हुई नहीं हो जिसकी पैसा देकर ही राल टपक पड़े। वो हज़ियानी अंदाज में चिल्लाई मगर इस औरत का जन्नाटेदार थप्पड़ मुंह पर पड़ते ही वो ऊंधे मुंह बेड पर गिरी। इसने झटके से इसे बालों से पकड़कर उठाया। अम्मी, इसके लबों से हल्की सी चीख निकली। अभी तो अम्मी याद आई है ना, एक रख कर और दूंगी तो नानी भी याद आ जाएगी। जो मैं कह रही हूँ चुपचाप मान जाओ वरना घी मुझे टेढ़ी उंगली से भी निकालना आता है। इसकी खतरनाक नज़रें खुद पर जमी देखकर अदन के जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। देखो, मुझे मुझे छोड़ दो। तुम पैसे चाहिए ना, जितने कहोगी मेरे बाबा इससे डबल पैसे तुम्हें दे देंगे। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तुम जैसी भी हो अब बिल्कुल वैसी हो जाओ जैसी मैं चाहती हूँ। आलिया, इसे अच्छा सा तैयार करना। वैसे तो इसे ज़रूरत नहीं मगर फिर भी कल रात बहुत बड़ी महफिल है, इसके मुताबिक कर देना। अभी से इसके फेस की क्लींजिंग शुरू कर दो। खबरदार मेरे पास भी मत आना वरना हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारे। जैसे ही वो लड़की इसकी जाने बढ़ी, अदन ने इसे धक्का दिया और वो सीधा ड्रेसिंग टेबल के कॉर्नर से टकराई। पास खड़ी औरत ने थप्पड़ों से अदन का चेहरा लाल कर दिया। समझती क्या हो तुम खुद को, बढ़िया ही नेक परवीन? दोबारा ऐसी हरकत की तो जान निकाल दूंगी। चलो आलिया, इसे ऐसे ही छोड़ दो, इसकी अकड़ तो कल रात को निकालूंगी मैं। वो इसे बेड पर पटक कर बाहर निकल गई। वहाँ ज़मीन की हील की टक टक इसके दिमाग पे हथौड़े की तरह बरस रही थी। सारी रात इसने फर्श पे बैठकर रब के आगे गिड़गिड़ाते हुए गुजारी थी। या अल्लाह, ऐसा कौन सा गुनाह हो गया मुझसे जिसकी इतनी कड़ी सज़ा मिल रही है? ये किस इम्तिहान में डाल दिया मुझे? अल्लाह करीम मेरे दामन को दागदार होने से बचा ले, मेरी मदद फरमा। सिर्फ आज की रात है मेरे पास। क्या होगा मेरे माँ बाप का? वो तो कभी दुनिया वालों के आगे सर नहीं उठा सकेंगे। मेरे नामा अमाल में कोई एक नेकी भी मौजूद है तो इसके बदले मुझे यहाँ से निकाल दे। इस आजमाइश को ख़त्म फरमा और मेरी इज़्ज़त की हिफाजत करना मेरे अल्लाह। वो हाथ ऊपर की जानब उठाए बंद आंखों से दुआ मांग रही थी। आंसू इसके हाथों के प्याले में जज्ब हो रहे थे। सुबह होने तक वो फर्श पर अकड़ूं बैठी रही। महाजबी ने कमरे से वो हर चीज़ उठवा दी थी जिससे वो खुद को किसी भी किस्म का नुकसान पहुँचा सकती। हर आधे घंटे बाद कोई ना कोई लड़की आकर इसकी खैरियत की यकीन दहानी कर रही थी। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था। वो मुश्किल उठकर बंद खिड़की के पास है, कहीं कोई रोज़न नज़र नहीं आ रहा था। वो जो अम्मा की 10 आवाज़ों पर भी नहीं उठती थी, अब नींद इससे कोसों दूर थी। इसने फिर से आंखें बंद करके दीवार के साथ टेक लगा ली। तमाम मालदार लोग आज रात की महफिल में शिरकत के लिए जमा हो रहे थे। माँ जबी ने हर किसी को दावत दी थी। क्या है यहाँ पे, बिलावजह मुंह उठाकर आ गए हो तुम लोग? मैं जा रहा हूँ, मुझसे नहीं बैठा जा रहा। वो बेजार सा आने वाले लोगों को देख रहा था। अजीब किस्म की बेचैनी हो रही थी। क्यों, तूने जाकर किसी जगह का इफ्तिताह करना है?
थोड़ी देर बैठ जा, चलते हैं। फिर अहमद ने इसे बाजू से पकड़कर वापस बिठा लिया। लोगों की मटभीड़ देखते ही माजबी उठकर बाहर चली गई। इसका रुख तय खाने में बने कमरों की जानब था। एक झटके से कमरे का दरवाज़ा खुला तो अदन का दिल उछलकर हलक में आ गया। चलो, कहाँ कहाँ ले जा रही हो मुझे? तुम्हारे वलीमे पर ले जा रही हूँ बन्नो रानी, चलोगी ना? माजबी ने सख्ती से इसको बाजू से पकड़कर उठाया। खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, मुझे कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, मुझे प्लीज़ छोड़ दो। मुंह बंद करो और खामोशी से चलो, ज़्यादा चूंचरा की तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। इसने ज़ोर से इसे बालों से पकड़कर झटका दिया। नहीं, कहीं नहीं जाऊंगी मैं, छोड़ो मुझे। मगर वो इसी तरह दिन को घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गई। यार, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, उठो चलें, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, घबराहट सी हो रही है। तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे पहली बार यहाँ पे आए हो। जहाँ इतनी देर बैठ गया वहाँ थोड़ी देर और बैठ जा। कौन सी क़यामत आ जानी है? गई तो है वो अभी बाहर, आ तो जाए वापस, फिर चलते हैं इकट्ठे। अहमद की बात सुनकर इसने पास पड़ी पानी की बोतल उठाकर मुंह को लगा ली, लेकिन अगला मंजर देखते ही वो दूसरा घूंट हलक से नीचे ना उतार सका। आज महजबीं के कोठे पर इस लड़की की बोली लग रही थी जिसने सारी ज़िंदगी अपनी इज्जत व नामूस की हिफाजत की थी। सब तमाशाइयों की निगाहें आने वाली लड़की पर थीं जिसका एक बाजू महजबीं ने सख्ती से पकड़ा हुआ था। तबले और ढोलकी की आवाज़ें आना बंद हो गई थी। इसने इसे घसीटते हुए दरमियान में लाकर खड़ा कर दिया। मासूमियत इसके चेहरे से अयां थी। सब लोग इसे आंखें फाड़े देख रहे थे। इसके गिर्द लिपटा दुपट्टा महजबीं ने झटके से खींचकर दूर फेंक दिया। इसने बेबस नज़रों से जिल्लात सिफ्त औरत को देखा। खुदा के लिए ऐसा मत करो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। इसके आंसू ज़मीन पर गिर रहे थे मगर महजबी ने अपनी उंगलियां इसके बाजू में पैवस्त कर दी। शुरू करें, बोली। इसकी मकरूह आवाज़ गूंजी। 2 लाख। एक खरीदार की आवाज़ आई। 5 लाख। 7 लाख। लोग बढ़ चढ़कर इसकी कीमत लगा रहे थे। इनमें अक्सरियत इन सियासी शख्सियात की थी जो शराफत का चोला पहने बाकियों की नज़रों में धूल झोंक रहे होते हैं। इसके वजूद पर लर्ज़ा तारी हो गया। इसने सख्ती से अपनी आंखें मींच लीं। नहीं, अल्लाह अल्लाह पाक, इस ज़िल्लत की ज़िंदगी से बेहतर है आप मुझे मौत दे दें। मैं ये ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मुझे इज़्ज़त की मौत दे दें, इन भेड़ियों से बचा लें मुझे। मैं ये सब नहीं सह सकती। मुझे इस मुश्किल में अकेला ना छोड़ें। आप तो शाहरग से भी ज़्यादा करीब हैं। मेरी इज़्ज़त की हिफाजत करें, मुझे यहाँ से बचा लें। आंसू इसकी आंखों से निकलकर कारपेट में जज़्ब हो रहे थे। इसका झुका हुआ सर कुछ और झुक गया। वहाँ बैठे तमाम इज़्ज़तदार लोग इस अनमोल लड़की का मोल लगाने में एक दूसरे से बढ़ रहे थे, लेकिन वह साकत बैठा इसके लरजते हाथों की पुश्त पर गिरते आंसू देख रहा था। ये नहीं था कि इसने कभी खूबसूरत लड़कियां नहीं देखी थी। इसके सर्कल में एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़की थी, लेकिन सामने खड़ी लड़की में कुछ और था। वह सबसे मुनफरिद थी। मैं नहीं जाऊँगा, मेरे पास टाइम नहीं है। क्या रखा है यहाँ? ये बिलावजह मुंह उठाकर आ गए हो तुम लोग? अहमद ने जब इसे हर चीज़ से गाफिल सामने खड़ी लड़की को देखते हुए पाया तो फ़ौरन इसके कुछ देर पहले वाले अल्फाज वापस लौटाए। मगर इसके वजूद में अहमद की बात सुनने के बाद भी कोई हरकत पैदा नहीं हुई। 10 लाख। एक और तमाशाई की आवाज़ आई। महजबी की बाछें खिल गईं। इर्द गिर्द क्या हो रहा था इस सब से बेखबर वो यकटक इसको देख रहा था। महजबी ने चारों तरफ देखकर गिनती शुरू की। 10 लाख। एक। अल्लाह जी प्लीज़ मुझे बचा लें, ये जुल्म मेरे साथ ना होने दें। वो आंखें बंद किए हुए अल्लाह को पुकार रही थी। 10 लाख। 2। इसकी सांस मद्दम हो गई। नहीं अल्लाह नहीं, प्लीज़। 50 लाख। सारे मजमा की खामोशी को इस शख्स की सर्द आवाज़ ने तोड़ा था। इसने झटके से आंखें खोलकर आवाज़ की सिमत देखा। इसके दोस्तों समेत सारे मजमा को सांप सूंघ गया। माजवी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अब भी इसको टकटकी बांधे देख रहा था। तू तो पागल हो गया है क्या? 50 लाख में लड़की खरीदेगा? 50 लाख में? अंकल तुझे एक सेकंड में घर से निकाल देंगे। कोई अकल से काम ले। अहमद को सबसे पहले होश आया, लेकिन वो इसकी बात अनसुनी करता चेकबुक निकाल कर रकम लिखने लगा। ओ भाई, कौन सी मुसीबत गले डलवाने लगे हो? तुमने क्या करना है इसका? हम यहाँ इसलिए नहीं आए थे। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट डू दिस। चेक पर 50 लाख की रकम लिखे देखकर अहमद का सर वाकई घूम गया, मगर इसने एक बार फिर सामने खड़ी लड़की को देखा और चेक पे साइन कर दिए। यार, एक बार ठंडे दिमाग से सोच ले, 50 लाख कोई मामूली रकम नहीं है। अरसलान भी आहिस्ता आहिस्ता कोमा से बाहर आ रहा था। वो इन सबको नज़रअंदाज करते हुए ट्रांस की कैफियत में उठा और उस लड़की के सामने जा खड़ा हुआ। इसे करीब आता देखकर माजवी की गिरफ्त खुद ब खुद ढीली पड़ गई। इसने झटके से चेक माजवी के मुंह पर दे मारा। इसका वाकई दिमाग ख़राब हो गया। मैं यहाँ इसे इसलिए थोड़ी लाया था कि वो इकट्ठे 50 लाख एक बार इसके मुंह पे दे मारे। हैमर के पसीने छूट रहे थे। तुझे ही आग लगी हुई थी इसको यहाँ लाने की।
अब एक आना नहीं देगी ये औरत, हमें शाहरुख का हाल भी इनसे कम न था। अहमद तो रोक, इसे अंकल को जानता है ना, इसके साथ साथ वो हमें भी कहीं का नहीं छोड़ेंगे। किसी तरह से इसे रोक ले। अरसलान ने अहमद को हिलाया। अहमद के गले में गिल्टी बार बार उभर रही थी। माजबी अब भी बेयकीनी से कभी चेक को तो कभी सामने खड़े लड़के को देख रही थी। आज तक किसी ने 50 लाख कीमत नहीं भरी थी। वो लड़की की आंखों में देखता हुआ थोड़ा पीछे हटा और झुककर ज़मीन पर पड़े दुपट्टे को उठाकर वापस सामने खड़ी लड़की के सर पर डाल दिया। अब की बार अदन को भी झटका लगा था। वो तवाइफ के कोठे पर खड़ी लड़की के सर पर चादर डालने वाला पहला मर्द था। वह आने वाले मर्दों में वह शख्स था जिसकी आंखों में से हवस नजर नहीं आई। क्या इसकी दुआएं कबूल हो गई थी? क्या वाकई इसे खुदा ने बेआसरा नहीं छोड़ा था? इसने आहिस्तगी से अदन का हाथ थामा और इसलिए कोठे की दहलीज पार कर गया। वो बेजान गुड़िया की तरह इसके साथ घसीटती हुई चली गई। सब लोग आंखें फाड़े और मुंह खोले से जाता देख रहे थे। यार प्लीज़ ऐसा मत कर, देख मेरी बात सुन। तू कहता है मैं अभी माजमी से बात कर लेता हूँ। अंकल को भिनक भी पड़ गई तो तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं तुझे यहाँ इसलिए थोड़ी लाया था कि तू एक बार ही। अहमद दौड़ते हुए इसके पीछे आया। मेरे रास्ते से हट जाओ। इसकी सुर्ख आंखों और सर्द आवाज़ से एक बार तो अहमद भी दहल गया। वो उल्टे कदमों पीछे हटता गया। इसने फ्रंट डोर खोलकर अदन को अंदर बैठने का इशारा किया। वो एकदम होश में आई। कहाँ कहाँ लेके जा रहे हो तुम मुझे? मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। खामोशी से गाड़ी में बैठो, खा नहीं जाऊंगा मैं तुम्हें। कहते साथ इसने झटके से इसे फ्रंट सीट पर पटक दिया। ड्राइविंग करते हुए भींचे हुए होंठ और स्टीयरिंग पे सख्त गिरफ्त इसके अंदर उठने वाले तूफान का पता दे रहे थे। वो बिल्कुल दरवाजे के साथ चिपक कर बैठी मुसलसल आयतुल कुर्सी का विर्द कर रही थी। तुम कहाँ ले जा रहे हो मुझे? प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मुझ पर रहम करो, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। करते हुए इसने सिर्फ एक नज़र रहम की भीख मांगती इस लड़की पर डाली। इसकी सख्त नज़रों के बाद दोबारा अदन में सारे रास्ते से मुखातब करने की हिम्मत न हुई। गाड़ी खूबसूरत से इलाके में बने एक फ्लैट के सामने रुकी। आओ मेरे साथ। वो फ्लैट का लॉक खोल रहा था। अदन अब तक गाड़ी का दरवाज़ा थामे खड़ी थी। अंदर आओ। नहीं मैंने नहीं आना। वो रोते हुए सर नफ़ी में हिला रही थी। वो कैसे इसका एतबार करती? था तो वो भी एक मर्द ना, और अब इसे पता नहीं कहाँ ले आया था। दुनिया पर से एतबार तो बहुत पहले ही उठ चुका था। एक बार का कहा समझ में नहीं आता क्या? नहीं मैंने नहीं आना। बेफिक्र रहो, कुछ नहीं कहूँगा तुम्हें। अंदर आओ अब। वो कामती हुई अच्छी तरह दुपट्टा लपेटकर दरवाजे में आ खड़ी हुई। इस घर में खाने पीने की हर चीज़ मौजूद है। अब तुम्हें यहीं रहना है। दरवाज़ा मैं बाहर से लॉक करके जा रहा हूँ। कोई भी आए तो हरगिज़ दरवाज़ा नहीं खोलना। गलती से भी इंटरकॉम ना उठाना, वरना अंजाम के ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। वो एक के बाद एक बम इसके सर पे फोड़ रहा था। क्या मतलब आपका? कौन है यहाँ? क्यों छोड़कर जा रहे हो मुझे यहाँ? देखें आप जो कोई भी हैं, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करें। मुझे एक दलदल से निकालने के बाद दूसरी में मत डालें। इसने बदहवासी से एक नज़र इस फर्निश्ड फ्लैट को, फिर अब सामने बैठे शख्स को देखा। जो कोई नहीं हूँ मैं, दाइम तलाल नाम है मेरा, और अब आपको यहीं रहना है। बाहर की दुनिया तो देख चुकी है, इसलिए मैं जो कह रहा हूँ इस पर अमल करें। यहाँ आप बिल्कुल महफूज है। घर में हर चीज़ मौजूद है, कोई तंगी नहीं होगी। वैसे तो यहाँ पर कोई आएगा नहीं, लेकिन फिर भी एहतियात लाजिम। इसने दरवाजे में मुंह खोले साकत खड़े अदन के पास आकर कहा, आपका नेम? इसके पूछने पर अदन ने अपना नाम बताया। बराए मेहरबानी मेरा रास्ता छोड़िए मिस अदन। वो इसे रास्ते से हटाकर दरवाज़ा बाहर से लॉक करता हुआ चला गया। कुछ देर बाद गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज़ आई। वो वहीं दरवाजे के पास ज़मीन पर बैठती चली गई। वो कितनी ही देर खाली और जहन कैफियत के साथ वहीं बैठी रही। सिर्फ एक कमरे में मद्दन सी लाइट चल रही थी। रात का पिछला पहर गुजर रहा था। वो वहीं बैठी खौफजदा अंदाज में सर उठाकर इधर उधर देख रही थी। अचानक ये हल्ला सामने वाले कमरे में नमूदार हुआ। वे साख्ता चीख हलक से बरामद हुई। ज़ारो कतार रोते हुए वो इधर उधर देख रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत मजतमा करती उठी। दुपट्टा ढलक कर कंधे पर आ गया। इर्द गिर्द कोई नहीं था। वो लरजते कदमों से सामने वाले कमरे की जानब बढ़ी। सोफे के पास से गुजरते हुए अचानक दुपट्टा सोफे के कॉर्नर में फंस गया। बजाय पीछे मुड़कर देखने के, वो दुपट्टा वहीं छोड़कर दौड़ती हुई कमरे में दाखिल हुई। सबसे पहले दरवाज़ा लॉक किया, स्विच बोर्ड में लगे सारे बटन ऑन कर दिए। कमरा एकदम रोशनी में नहा गया। खिड़कियों पर दबीज पर्दे घिरे हुए थे। दरवाजे को डबल लॉक लगाकर भी खौफ खत्म नहीं हो रहा था। वो इसी तरह कमरे के वस्त में रखे बेड पर ढह गई। या अल्लाह, ये कहाँ छोड़कर चला गया? वो मुझे कैसे रहूँगी मैं यहाँ? अगर कोई इधर आ गया तो? आपने वहाँ भी मेरी हिफाजत की थी, मुझे बखैर वफ़ियत वहाँ से निकाल दिया। यहाँ भी मुझे अकेला मत छोड़िएगा। पता नहीं और कितना भटकना लिखा है मेरी किस्मत में। मुझे इस दरबदरी की दुख से बचा ले। अगर आपने इस इंसान की शक्ल में मेरे लिए मसीहा भेजा है तो इसके दिल में खौफ खुदा कभी ख़त्म न होने देना। अल्लाह। वो घुटनों के बुके बाजू लपेटे और इनमें चेहरा छुपाए रोते हुए अल्लाह से मुखातब थी। 50 लाख। फिर से वही आवाज़ कानों में गूंजी। इसका सर्द अंदाज याद आते ही एक बार फिर पूरा जिस्म लर्ज गया। कितनी मजबूती उसकी कलाई थामे वो कोठे से बाहर आया था।
कलाई पर उंगलियों के सुर्ख निशान अब भी मौजूद थे। अगर वो अच्छा इंसान है फिर वहाँ क्यों मौजूद था? 50 लाख कोई ऐसे ही तो नहीं दे देता। क्यों दिए इसने इतने पैसे? वो अब भी यही सोच रही थी। पहले इज्जत के चले जाने के खौफ से रातों को नींद नहीं आती थी, और फिर तब सन्नाटा देखकर वहशत हो रही थी। कभी कभार सड़क पर से किसी ट्रैफिक के गुजरने की आवाज़ आती, लम्हा भर के बाद फिर से वही खामोशी छा जाती। सुनसान सी जगह का खौफ हर शय पर गालिब था। इसे फ्लैट पर छोड़कर वो बिला वजह सड़कों पर गाड़ी दौड़ाता रहा। जेन में इस वक्त कुछ भी सोचने से कासर था। रात गहरी हो रही थी, सड़कों पर ट्रैफिक भराए नाम थी। वो कई कई किलोमीटर आगे जाता, फिर वहीं से यू टर्न लेके वापस आ जाता। न जाने इन चंद घंटों में वो कितनी बार फ्लैट के आगे से गुजरा था। अब तक कितनी ही सड़कों पर वो घूम चुका था। बेसुकूनी हर पल बढ़ रही थी। थक हार के उसने सर स्टीयरिंग पर रख दिया। सर दर्द से फटा जा रहा था। बिलाखिर रात के 3 बजे उसने गाड़ी घर जाने वाले रास्ते पर डाल दी। घर पहुंचकर गाड़ी से निकलने के बाद इसने अचटती सी नज़र इर्द गिर्द डाली। हाल की सारी लाइट्स ऑन थी। जल्द ही इसकी वजह भी सामने आ गई। नेहा, समिया, खाला, सारम और मम्मी सबके बोलने और हंसने की आवाज़ें आ रही थी। हाय दाम! नेहा ने दूर से इसे देखकर हाथ हिलाया। वह इन सब पे बगैर कोई नज़र डाले सीधा सीढ़ियों की जानब बढ़ गया। दाइम दाइम, इसे क्या हुआ? मम्मी की आवाज़ पे कान धरे बगैर वो अपने कमरे में चला आया। नेहा, जाकर देखो क्या हुआ इसे। नेहा को तो जैसे इजाज़त मिलने की देर थी। तीर की तरह सीढ़ियों की तरफ लपकी। हैंडल पे हाथ रखकर दरवाज़ा खोला। वो दोनों हाथ से सर थामे बेड पर चित लेटा हुआ था। कैसे हो? वो बेड के साथ आकर खड़ी हो गई। ठीक, खैरियत है? इस तरह उठकर क्यों चले आए? मैं वहाँ बैठा ही कब था? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्यों, मुझे क्या होना है? सर में दर्द हो रहा है, क्या मैं दबा दूं? फिलहाल तो मेरा सर दर्द तुम हो। प्लीज़ लीव अलोन। जाओ यहाँ से। तुम मुझे जाने का कह रहे हो? अब दीवारों से मुखातब होने से तो रहा। ज़ाहिर है तुम्हें ही कह रहा हूँ। यानी कि तुम कहना चाहते हो मैं आइंदा यहाँ पे ना आऊँ? आने की दावत तो खैर मैंने तुम्हें अब भी नहीं दी। प्लीज़ गो फ्रॉम हेयर। मैं इस वक्त किसी से बात करने की पोजीशन में नहीं हूँ। वो पैर पटक कर सारा गुस्सा दरवाजे पे निकालती हुई कमरे से बाहर निकल गई। इसने ज़ोर से कनपटियों पे हाथ रख कर दबाया, फिर साइड टेबल के दरवाजे से एक स्लीपिंग पिल निकाल कर पानी के साथ निगल ली। एकदम कमरे में घुटन बढ़ गई। इसने फ़ौरन उठकर सारी खिड़कियां खोली और खुद टेरेस की जानब का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। रेलिंग पर झुककर गहरे गहरे सांस लेकर खुद को कंपोज किया। नीचे लॉन में हर तरफ हुक्का आलम था। सारे पौधे और दरख्त साकन खड़े थे, जैसे कायनात में हर तरफ सुकूत छा गया। बस एक वही था जिसे किसी पल चैन नसीब नहीं था। बेचैनी हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ती जा रही थी। इसने रेलिंग पे कोहनियाँ रखकर सर दोनों हाथों में थाम लिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दूर से आती मुअज्जिन की आवाज़ ने कायनात पर छाया सकूत तोड़ा था। बंद आंखें एकदम खुली थीं। क्यों किया मैंने ऐसे? क्या हो गया था मुझे इन लम्हों में? क्यों खुद पे हर इख्तियार ख़त्म हो गया? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुअज्जिन कलमात दोहरा रहा था। वहाँ पे तो सैकड़ों लड़कियाँ रोज़ आती और जाती हैं, रोज़ाना बेची जाती हैं। मेरा कौन सा कोई रिश्ता था इससे? फिर क्यों बचा लिया इसको? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बगैर सोचे समझे 50 लाख मुंह पर मार आया कि इसकी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हुई मुझसे। इसने आंखें बंद करके दीवार के साथ टेक लगा ली। एक बार फिर आंसुओं से भरी आंखें और लरसते हाथ आंखों के सामने आ रहे थे। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अज़ान के कलिमात का असर था या कुछ और? एक आंसू आंख से निकलकर हल्की बड़ी हुई शेव में जज्ब हो गया। अपनी कैफियत खुद भी समझ नहीं आ रही थी। हैया अलस्सलाह, हैया अलस्सलाह। वो कमरे की तरफ वापस मुड़ गया। छोटी सी शीशी में से दूसरी गोली भी निकालकर पानी के साथ गुजार गया। हैया अलल फलाह, हैया अलल फलाह। वो दुखते सर के साथ बेड पर गिर गया। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। 2 गोलियां खाने के बाद आंखों के सामने धुंधलका छाने लगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक अजीब सी कैफियत अजान ने तारी कर दी थी। ला इलाहा इल्लल्लाह। वो सर झटक कर उठा, वाश बेसिन पर झुककर पानी के छींटे मुंह पर मारे, फिर एक ट्रांस की कैफियत में वज़ू किया। आखिरी बार नमाज कब पढ़ी थी? शायद बहुत साल पहले। हाँ, इंटर का आखिरी साल था, जब इस्लामिक स्टडीज़ के प्रोफेसर सख्ती से तमाम लड़कों को कॉलेज के साथ मुल्लिका मस्जिद में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाया करते थे। और आज कितने सालों बाद वो दोबारा इसी रब के सामने सर झुकाने जा रहा था। यह बिल्कुल लाशऊरी अमल था। जाए नमाज तो मिलना नामुमकिन था। पहले मोबाइल से किबला रुख देखा, फिर अलमारी से एक साफ़ शॉल निकालकर ज़मीन पर बिछाई। नीयत बांधते हुए इतने आंसू आंखों में कहाँ से जमा हो रहे थे?
वो समझने से कासर था, ज़ुबान लरज़ रही थी। रुकू में जाते हुए इसके आंसू पाँव पर गिर रहे थे। वो रोना नहीं चाहता था मगर आंसू खुद ब खुद उमड़ रहे थे। आखिरी सजदा करते हुए बच्चों की तरह फूट-फूट कर रो पड़ा। एक सुकून सा था जो रगो-जाँ में सरायत कर गया। दिल पे पड़ा हर बोझ उतर गया। नमाज़ के बाद दुआ मांगने की हिम्मत नहीं थी। वो वहीं शॉल पे बेखबर सो गया। दोबारा आँख दिन के 12 बजे खुली। ओह नो! वो फ़ौरन इसे घड़ी देखते हुए वॉशरूम की जानब बढ़ा। मम्मी जल्दी से नाश्ता लगवा दें। आधे घंटे बाद वो ब्लैक टू पीस में सलीके से बाल जमाए बिल्कुल फ्रेश सा सीढ़ियाँ उतर रहा था। अब तो लंच का टाइम होने वाला है, कुछ देर ठहर जाओ। नहीं, अब नाश्ता ही लगवाएं, मुझे ऑफिस जाना है, ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका हूँ। क्यों, रात कहाँ रहे सारी जो इतनी देर से आँख खोले? बोलने वाली नेहा थी। तुमसे मतलब? मुस्तकबिल में तुम्हारे सारे मतलब मुझसे ही वाबस्ता हैं। इसकी बात पे बेख्तियार मद्दम सी हंसी दाइम के होंठों पे बिखर गई। वैसे कब तक यहाँ पर पड़ाव डालने का इरादा है? तुमसे मतलब मेरी खाला का घर है, जब तक मर्जी रहूँ। आखिर को मुस्तकबिल में तुम्हारे सारे मतलब मुझे ही से वाबस्ता है। नेहा ने गौर से इसे देखा। आज पहले वाली शोखी गायब थी। आज रहने दो, ऑफिस जाने को इतना अच्छा मौसम हो रहा है, कहीं बाहर चलते हैं। नेवर, ऑफिस से ऑफ नहीं कर सकता मैं, डैडी ने सख्ती से कहा हुआ है। हाँ, जैसे आज तक तुम डैडी की ही मानते आए हो। ज़ाहिर है जिस दिन अपना मनवाने वाली मिल गई तब इसकी भी माना करूँगा, फिलहाल तो डैडी ही की मानता हूँ। नेहा का दिल सिकुड़ कर फैला। तो अब तक तुम्हें मिली ही नहीं अपनी मनवाने वाली? इसने बेचैनी से पहलू बदलते हुए पूछा। इसकी बात पे दाइम की सोचों का रुख फ़ौरन किसी और जानब मुड़ गया। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। आप जो कोई भी हैं प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करें, मुझे एक दलदल से निकालने के बाद दूसरी में मत डालें। लम्हे के 1000वें हिस्से में वो खुद साक़त रह गया। मुझे इसका ख़्याल इस वक्त क्यों आ गया? वो फ़ौरन खुद पे काबू पाते उठ खड़ा हुआ। मम्मी, मैं जा रहा हूँ। रुको तो सही, उज़्मा को कह आती हूँ मैं नाश्ते का करके जाना। नहीं, ऑफ़िस में कर लूँगा। वो खुद से उलझता हुआ बाहर निकल गया। नेहा की बेचैन नज़रों ने दूर तक इसका पीछा किया। वो घर जहाँ हरदम रौनक लगी रहती थी, अब वहाँ खामोशियों ने डेरे डाल लिए थे। हर कोई दूसरे से नज़रें चुराए फिरता। एक और सूरज निकल आया था।